हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की यहाँ पर टीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे टीजीटी ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए हम लोग आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ ही चलिए आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे कि आप जिससे कि सभी लोग जान सकें कि टीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ग्रहों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम पहले बड़ा होता है, फिर उसके बाद छोटा और लास्ट में सबसे छोटा हो जाता है। बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से हम छोटे की तरफ जब चलते हैं तो वो होता है अवरोही क्रम। देखिए, एक आरोही होता है, एक अवरोही होता है। जब देखिए आरोही आप बोलेंगे आरोही, जैसे आने वाला आने वाला आने वाला है कुछ, आरोही ऐसे करके आ ऐसे, तो क्या आता है, मतलब बड़ी चीजें। ठीक है, तो छोटे से बड़े की तरफ आरोही जब आप बोलेंगे तो यानी कि बड़ी चीज है। तो छोटे से बड़े की तरफ आप इधर गेस कर लीजिए और अवरोही में बड़े से छोटे की तरफ। क्लियर है? फिर यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। 4 3 2 1 बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, फिर बुध है। और आपको हम बता देते हैं ग्रहों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो इस प्रकार से ये क्रम तैयार होगा। कैसे? बृहस्पति, 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 शनि, फिर है अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, देन शुक्र है, मंगल, बुध ये है। और बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न ग्रहों पर विचार करिए। निम्न ग्रहों पर हमें विचार करना है और फिर आपको यहाँ पर बताना है कि वह सही क्रम कौन सा है जिसमें ग्रहों की जो परिधियां हैं सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होती हैं। यानी कि सूर्य से अगर हम दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं तो किस तरीके से होंगी? पहला होगा बुध होगा, ठीक है, सबसे नज़दीक है, फिर है शुक्र है, फिर है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। बृहस्पति ये आकार के आधार पर पिछला किया था, अभी ये दूरी के क्रम में। फिर है शनि, फिर अरुण और फिर है वरुण। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में कि ग्रहों में सर्वाधिक जो गुरुत्वाकर्षण बल है किसका है? तो आपका उत्तर होगा ए, बृहस्पति का। इस तरीके से जो मैंने दूरियां बताई हैं, परिधियां बताई हैं, तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 नहीं, 4 3 1 फिर 2, बृहस्पति के बाद शनि होगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर बुध, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन बी हीलियम। ठीक है, उत्तर यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हीलियम की खोज कब की गई? हीलियम की खोज 1868 में, 1868 में, 1868 में एक ग्रहण के समय क्रोमोस्फीयर में देखी गई थी हीलियम। ठीक है, हीलियम एक केमिकल एलिमेंट है, रासायनिक तत्व है जो गैसीय अवस्था में रहता है। और एक पूछा जाता है निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय या नोबल गैस, या नोबल गैस है। और रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और कोई विषैली नहीं, विषहीन भी है।
और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक है 2। ठीक है। सभी तत्वों में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपके साइंस से रिलेटेड, सभी तत्वों में जो इसका क्वथनांक और गलनांक है सबसे कम होता है। किसका? हीलियम का। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह आपको बताना है कौन सा है। चंद्रमा है, शुक्र है, मंगल या बुध है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, शुक्र ग्रह है। ऑप्शन बी शुक्र। सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है सांझ का तारा। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। और भोर का तारा भी इसे ही कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को ही कहते हैं। आकार और द्रव्यमान में, तीसरा पॉइंट देखिए, आकार और द्रव्यमान में, आकार में यानी कि जो साइज होती है इसकी ये, और द्रव्यमान जितना इसका होता है उतना पृथ्वी का होता है, तो इससे समानता होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, चलिए। और शुक्र ग्रह को कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है बुध ग्रह के समान। तो बुध ग्रह को भी कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र ग्रह के भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह के भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं शुक्र ग्रह को भी बुध ग्रह के समान कोई उपग्रह नहीं है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग कितने वर्ष पहले? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 3.5 बिलियन वर्ष पहले। तो पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। और जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई। कितनी? 4.5 बिलियन वर्ष। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है? किस तिथि को? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, 21 जून को। ऑप्शन बी सही होता है, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है। ठीक है, और यहां पर आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसी दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती, भूमध्य रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती हैं इस तरीके से। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव लिखा है, उद्भव की व्याख्या करता है। मतलब बिग बैंग सिद्धांत जो है ये किसके उत्पन्न होने की व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड या महासागर? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ये व्याख्या करता है। जो वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी एक आप कह सकते हैं कि सर्वमान्य सिद्धांत है, वो है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है, पहले ये जानिए। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जॉर्ज लेमेतेयरे। किसने किया? लेमेतेयरे। कब किया? 1894-96 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज
रोमवासियों ने, चीनियों ने, भारतीयों ने, सुमेरियों ने। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, भारतीयों ने शून्य की खोज की। तो शून्य की खोज किसने की? भारतीयों ने, ये हो गया फिक्स। तो आपको बता दें आर्यभट्ट ने ये भी पूछा गया, आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला कितना? 3.1416 और अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में शून्य का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन से बता दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान भी बताया और आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया कहाँ पर? अपने ग्रंथ जिसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। और घनमूल निकालने की पद्धति का भी आविष्कार इन्होंने किया। आर्यभट्ट ने घनमूल निकालने की पद्धति का आविष्कार भी किसने किया? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, एक मृतप्राय तारा है सुपरनोवा। मृतप्राय तारा। खगोल शास्त्र में सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं, ठीक है। और इससे जो प्रकाश और विकिरण निकलता है इतना तगड़ा होता है, इतना तेज होता है, इतना जोरदार होता है कि कुछ समय के लिए अपने आगे पूरी आकाश गंगा को भी ये धुंधला कर देता है। अपनी जब एक्सट्रीम लिमिट में कुछ ही हफ्तों या महीनों में इतनी ऊर्जा प्रसारित कर सकता है कि जितनी कि हमारा सूरज अपने अरबों साल के जीवन काल में करेगा। तो सुपरनोवा के बारे में ये आप जानते रहिए, इतना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी दी थी। ब्लैक होल के बारे में आपको मैंने बताया था, ये सारे इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है, इतना शक्तिशाली होता है इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कि ये सारी चीज़ों को खींच लेता है, प्रकाश तक को भी खींच लेता है। इवन ये प्रकाश को भी नहीं लौटाता, प्रकाश तक को भी खींच लेता है। इतनी ज़्यादा इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की पावर होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें इतना ज़्यादा होता है कि प्रकाश को भी ये अवशोषित कर लेता है। जब कुछ भी नहीं वापस करता है, प्रकाश वापस आएगा तभी चीज़ें दिखती हैं, तो प्रकाश तक भी नहीं वापस आता तो ये चीज़ ब्लैक ही दिखेगी ना, काली ही दिखेगी। और ये खगोलविद है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा नाम का एक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया, इसके लिए ये फेमस है। और इस सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे का एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद, जो सफ़ेद बौने तारे होते हैं एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते हैं, इससे वे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। ये इनका सिद्धांत है, चंद्रशेखर सीमा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? सीमा क्या कहलाती है? ऐसी सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन ए सही हो जाता है, चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पर एक फैक्ट हम मतलब नहीं बताया मैंने, तो 1983 में 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था इन्हें, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। किस लिए? व्हाइट डॉर्फ यानी कि श्वेत बौने नाम के नक्षत्र के संबंध में जो सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? चंद्रशेखर सीमा। तो इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो जीवन सीमा निर्धारित की है कि इतने समय तक ये रह सकते हैं, तो उसे ही कहा है चंद्रशेखर सीमा। इस सिद्धांत ने ये प्रूव किया कि चंद्रशेखर सीमा के बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। इस सीमा के बाहर जाने पर उनकी मृत्यु हो जाती है, वो जिंदा नहीं रह पाते हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, पैरा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, ठीक है।
देखिए, मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की, कब की? 1949 में, 1949 में की। ये है जापान के। कहाँ के हैं? जापान के, नाम से पता चला युकावा ये सब। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? ये एंडरसन, ये अमेरिका के हैं, इन्होंने की। कब? 1932 में। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का उत्पादन, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये सिद्धांत का प्रतिपादन बैथे के द्वारा किया गया। ये हैं जर्मनी के। कब? 1967 में, 1967 में। ये पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी 1932 में। ठीक है। और आपको बता दें, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में बनाया गया। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर ये एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया। तो ये परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण फर्मी के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया। कब बनाया गया? 1942 में, 1942 में। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी सही होता है, मिलुटिन मेलनकोलिच। ऑप्शन बी सही होता है। मिलुटिन मेलनकोलिच नाम के एक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने सुझाया कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना, इसका अवस्था परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, वाराहमिहिर। वाराहमिहिर का मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाराहमिहिर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो वाराहमिहिर की है बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका। ठीक है। और एक आपको और क्वेश्चन बताते हैं, आर्यभट्ट की रचनाएं हैं आर्यभट्टियन और है सूर्य सिद्धांतिक। ये आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है। तारे का जो रंग है वो किसका सूचक है? सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, या उसके ताप का? तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। तारे का रंग जो सूचक है इसके ताप का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये खूब पूछा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है। तो तारों का रंग उसके जो वर्णक्रम है, स्पेक्ट्रम, यानी कि उसकी तरंग दैर्ध्य के विकिरण की तीव्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसी भी तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। तापमान जितना होता है, टेम्परेचर जितना होता है, उसका सूचक होता है। सूर्य क्या है? सूर्य तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य तारा है। तो सूर्य की सतह का जो तापमान होता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का रंग कैसा होता है? सूर्य का रंग पीला होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य मतलब जो तारा है उसमें किस प्रक्रिया के द्वारा उष्मा उत्पन्न होती है? सूर्य का हो या तारा? तो उत्तर आपका होगा नाभिकीय संलयन। जब दो नाभिक छोटे छोटे जुड़ करके एक बड़ा सा नाभिक बनाते हैं तो ये प्रक्रिया कही जाती है नाभिकीय संलयन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। करेंगे जल्दी से हम इसका सभी का सुपरफास्ट रिवीजन। अब यहाँ पर लास्ट में हम करेंगे जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं उसका सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ग्रहों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 4, 3, 2 और 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्न ग्रहों पर विचार करना है आपको। निम्न ग्रहों पर विचार करके
फिर यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है जिसमें ग्रहों की परिधियाँ सूर्य के निकटतम से प्रारंभ होते हुए स्थित होती हैं। तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। 4, 3, 1 और 2 बुध है, शुक्र है, फिर बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, हीलियम को। अगला क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। सबसे चमकदार ग्रह आपको बताना है, तो विकल्प आपका बी सही हो जाता है, शुक्र है। अगला है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग कितने वर्ष पहले। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 3.5 बिलियन वर्ष पहले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 21 जून को। ऑप्शन बी सही हो जाता है 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसके उद्भव की व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ब्रह्मांड। ऑप्शन सी सही होता है ब्रह्मांड की व्याख्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, भारतीयों के द्वारा की गई। डिटेल में सब आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है सुपरनोवा है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, एक मृत प्राय तारा। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है, एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाता है, एनरिको फर्मी। ये पैरा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया है, तो ये युग्म सुमेलित नहीं है और ये सारे सुमेलित हैं और आपको हम डिटेल में फर्मी के बारे में बता चुके हैं। अब अगला है निम्नलिखित में से किसने सुझाया कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, मिलुटिन मिलन कॉलेज। ऑप्शन बी सही होता है, ठीक। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ये किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, वाराह मिहिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे का रंग किसका सूचक है। तारे का रंग सूचक है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, उसके ताप का। ऑप्शन डी सही होता है, तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है, विकल्प डी सही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन में कंप्लीट कर लिया और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी तक ये पहुँचे और सभी को ये जितने भी स्टूडेंट टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं सभी को इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके बताएंगे और हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद। और आपको बता दें मॉर्निंग में 6 बजे आपकी करंट की क्लास चलती है और दोपहर के 3 बजे आपकी डेली क्लास होती है और रात में हम लोग एससीईआरटी कवर करते हैं। और आपका एक न्यूज़ चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पे कल हम दीपावली के दिन लाइव आने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा उस चैनल के साथ। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और अगर आपको सर्च करना हो तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं इस नाम से, जिस पे हम आपको दिखेंगे। चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।